हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्ट में परसेप्शन एंड परसेप्शनल प्रोसेस, प्रत्यक्षीकरण एवं प्रत्यक्षात्मक प्रक्रियाएं। इससे पहले भी हमने इसमें बात की थी और आज हम इसके थर्ड पार्ट पे बात करेंगे। तो आज हम इसके थर्ड पार्ट में बात करेंगे प्रत्यक्षिक संगठन के नियम, लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइजेशन। इस दिशा में वर्दाइमर ने 1912, 1923, 1958, कोफका 1983 आदि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने उद्दीपकों के सामूहिकरण ग्रुपिंग का अध्ययन किया। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण संगठित रूप में होता है, न कि उद्दीपक के अवयवों के रूप का अलग अलग प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षिक संगठन को यह प्रवृत्ति Prägnanz law state that perception will be as simple, whole and good as possible कहलाती है। प्रत्यक्षीकरण में प्रैग्नॉज कुछ निश्चित नियमों के आधार पर होता है। प्रत्यक्षीकरण में प्रैग्नॉज को निर्धारित करने वाले कुछ प्रमुख नियम होते हैं, जिनमें फर्स्ट आएगा आपका समीपता, प्रॉक्सिमिटी। उद्दीपक के वह अवयव जो एक दूसरे के समीप होते हैं वह समीपता के कारण उपसमूहों में संगठित हो जाते हैं और व्यक्ति उनका प्रत्यक्षीकरण में संगठित रूप में करता है। यह समीपता टाइम, स्पेस या किसी अन्य प्रकार की हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम जब भी कभी नाइट में जब तारे निकलते हैं और देखते हैं कि 7 तारे एक ही दिशा में या एक ही लाइन को क्वेश्चन मार्क बनाते हुए जो दिखते हैं, तो वो भी एक प्रॉक्सिमिटी का ही उदाहरण है। क्योंकि वैसे तो तारे कई होते हैं जो दिखाई देते हैं, लेकिन जो एक जो डिज़ाइन कह लीजिए या फिर एक जो होता है ना कि एक के बाद एक जो एक क्वेश्चन मार्क या ऐसा कुछ दिखता है जो कि एक समूह को दिखाता है, उसे प्रॉक्सिमिटी का उदाहरण कहा जा सकता है। क्योंकि आप और हम लोग जब देखते हैं तो वो सप्तऋषि मंडल के तौर पे या वैसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सेकंड आएगा समानता, सिमिलैरिटी। इस नियम के अनुसार वह उद्दीपक जो एक दूसरे के समान होते हैं प्रत्यक्षिक समूह से संबंध या संगठित हो जाते हैं। यह समानता किसी भी आयाम जैसे रंग, चमक, गुण आदि में हो सकती है। इस नियम का उदाहरण आप कई पैटर्न्स में देख सकते हैं, जैसे कि आपका जियोमेट्रिक में होता है, एक सर्कल पे कई सर्कल जब वो एक निश्चित आयाम, रंग, चमक और गुण के आधार पर बनाए जाते हैं तो वो एक ही समूह में वो एक ही पैटर्न को निर्देशित करते हुए लगते हैं। ठीक है। थर्ड आएगा इसमें आच्छादन या पूर्ति, क्लोजर। उद्दीपक अवयव यदि एक दूसरे से आच्छादित या घिरे हुए हों तो इस प्रकार घिरे हुए भागों का समूहीकरण या संगठन हो जाता है और इनका प्रत्यक्षीकरण एक आकृति विशेष के रूप में होता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे 3 लाइनें लीजिए और उन्हें त्रिभुज बनाइए, बस उन्हें जोड़िए मत एक दूसरे से, तो जो स्पेस छूट भी जाएगा ना, तो जब वो तीनों त्रिभुज के आकार में लगी हुई सी प्रतीत होंगी जबकि वो मिली हुई नहीं है, तब भी अगर कोई व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण करेगा तो वो उसको त्रिभुज ही कहेगा। तो ये होता है आच्छादन या पूर्ति, क्लोजर। निरंतरता, कंटिन्यूएशन। उद्दीपक के जिन अवयवों में निरंतरता होती है, निरंतरता के कारण वह अवयव समूहबद्ध या संगठित हो जाते हैं और इनका प्रत्यक्षीकरण एक उद्दीपक के रूप में होता है। इस नियम के कारण वातावरण में उपस्थित अनेक उद्दीपक भी निरंतरता के कारण समूहबद्ध हो जाते हैं। अब इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे एक डॉट है और उसको लगातार आगे किसी दिशा में किसी डिज़ाइन में बनाते चले जाइएगा, तो वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी को बना रहा होगा, और जो कंटिन्यूटी को बनाएगा तो वो कहीं ना कहीं एक डिज़ाइन, एक रो, एक कोई नियमावली इस तरीके से प्रेषित करता है, तो वो कंटिन्यूटी को दर्शाता है। फिफ्थ आएगा आपका सामान्य नियति या समाप्ति, कॉमन फेट और टर्मिनेशन। गतिशील उद्दीपकों पर यह नियम लागू होता है। यह देखा गया है कि जब किसी उद्दीपक के अवयव एक साथ ही एक दिशा में ही एक वेग के साथ गति करते हैं तो इन अवयवों का समीकरण हो जाता है, यह संगठित हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक शोरूम के सामने नियॉन साइन 3
तीर की आकार का बना हो तो जो शोरूम में जाने के लिए संकेत करता है तथा जिसकी लाइटें एक ही नियति या समाप्ति की ओर गति करती हैं, इस तीर को एक ही ओर समाप्ति की ओर गति कर रहे प्रकाश वेग या लाइटें संगठित रूप में दिखाई देती हैं। डेम्बर ने पशुओं का उदाहरण देकर इन नियमों को समझाया। उसके अनुसार यदि एक पशु ऐसी पृष्ठभूमि में बैठा है जिसमें उसे पहचानना कठिन है और यदि वह गतिशील उड़ता है अर्थात यदि वह एक दिशा में चलने लग जाए तो उसके अंगों में एक नियमित या समाप्ति की ओर गति संगठित होने से उसी पृष्ठभूमि में इस पशु की आकृति स्पष्ट होने लगती है। समावेशन, इंक्लूजन। संगठित पूर्ण आकृति की एक विशेषता यह भी होती है कि इस संगठित पूर्ण अनफिल्ड होल के अंतर्गत आंशिक पूर्णाकृति पैराइटल होल या पार्शियल होल समाविष्ट हो जाता है तथा इस आंशिक पूर्णाकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। केवल अधिक ध्यान देने से ही संगठित पूर्ण के अंतर्गत आंशिक पूर्णाकृति का प्रत्यक्षीकरण होता है। सममितता या सुडौलपन, सिमेट्री। यह देखा गया है कि उद्दीपक के अवयवों के में जब सुडौलपन होता है तो वह उद्दीपक अवयव शीघ्र संगठित हो जाता है। इसी प्रकार अनेक उद्दीपकों की उपस्थिति में सुडौलपन वाले उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण अलग अलग संगठित रूप में होता है। अब हम बात करेंगे प्रात्यक्षिक संगठन के निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन। प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। यह कारक प्रत्यक्षीकरण को स्वतंत्र रूप से प्रभावित न करके एक स्थिति विशेष में पाए जाने वाले अनेक कारकों की अंतःक्रियाओं इंटरेक्शन प्रत्यक्षीकरण को वास्तव में प्रभावित करती है। इन कारकों पर विचार करने से पहले इस बात पर विचार कर लेना आवश्यक है कि प्रत्यक्षीकरण जन्मजात अथवा अर्जित, इनेट एंड एक्वायर्ड, किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रक्रम है। इस विवादास्पद प्रश्न को प्रत्यक्षीकरण के निर्धारकों से पहले जानना आवश्यक है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार केंद्रीय नाड़ी संस्थान का जन्मजात विशेषताओं से प्रत्यक्षीकरण संबंधित है। इंद्रियानुभववादी, इम्प्रेसिस्ट, साहचर्यवादी, एसोसिएशनिस्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्यक्षीकरण प्रक्रम अनुभवों पर आधारित है। हेब 1949 के अनुसार केंद्रीय नाड़ी संस्थान की संरचना से प्रत्यक्ष संगठन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन प्रारंभिक रूप से स्वतः निर्धारित होता है तथा प्रत्यक्षपरक संगठन का अन्य विशेषताओं व्यक्ति के पूर्व अनुभवों द्वारा निर्धारित होती है। प्रत्यक्षीकरण के कुछ प्रमुख निर्धारकों का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले आएगा इसमें अधिगम का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ लर्निंग ऑन परसेप्शन। पहले यह स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रत्यक्षीकरण प्रक्रम को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है क्योंकि यह प्रक्रम पूर्णतः जन्मजात नहीं है। हेब्स के अनुसार प्रत्यक्ष परक तादात्म्यीकरण परसेप्चुअल आइडेंटिफिकेशन अधिगम को ही कारण माना जाता है तथा अधिगम संक्रियाओं ऑपरेशंस के द्वारा प्रत्यक्षीकरण को से परिमार्जित भी किया जा सकता है। यह देखा गया है कि व्यक्ति के वातावरण में उपस्थित अनेक उद्दीपकों के संबंध में व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं। गाल्सर ने दीर्घकालीन पूर्व अनुभवों के प्रभाव का कार्लसन ने दीर्घकालीन पूर्व अनुभवों के आधार पर अध्ययन किया। दीर्घकालिक अनुभवों के अतिरिक्त अभ्यास भी प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है। गिब्सन ने अपने एक प्रयोग में देखा कि दूर प्रत्यक्षीकरण को अभ्यास महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। हेलोवेल ने प्रत्यक्षीकरण के एक विकासात्मक अध्ययन के विभिन्न आयु के बच्चों के समूह को चुना तथा इन समूह के दूरी निर्णय संबंधी प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन कर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किए। उसने यह भी देखा कि संबंधित निर्णय में त्रुटियां आयु बढ़ाने के साथ साथ घटती जाती हैं तथा अभ्यास से इन त्रुटियों में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है इसमें पहचान पर सेट का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सेट ऑन रिकॉग्निशन। चैपमैन, इन्होंने अपने प्रयोग में एक प्रत्यक्ष निर्देशों के माध्यम से पहचान कर सेट के प्रभाव का अध्ययन किया। इनके प्रयोग में कुछ कार्डों को एक एक करके टेचिस्कोप से दिखाए गए। यह कार्ड अक्षरों की संख्या, प्रकार तथा अक्षरों की स्थिति की दृष्टि से भिन्न थे।
प्रत्येक कार्ड का प्रदर्शन काल इतना कम था कि कार्डों की उपयुक्त 3 विशेषताओं को पहचानना कठिन था। प्रत्येक कार्ड प्रदर्शित करने से पूर्व उपयुक्त तीनों विशेषताओं में से कोई एक विशेषता बताने के लिए प्रयोजक को निर्देश दिए जाते थे। प्रयोग के परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यक्ष निर्देशों के आधार पर निर्मित सेट प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं। पोस्टमैन तथा ब्रूनर प्रयोज्यों के सामने टेचस्कोप की सहायता से शब्दों को जोड़े पेयर्स ऑफ वर्ड्स प्रस्तुत कर अपने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि प्रयोज्य ने जब निर्देशों के आधार पर एक सेट का निर्माण किया तब पहचान अधिक सुविधापूर्ण होती है तथा पहचान उस समय कठिन और असुविधापूर्ण हो जाती है जब प्रयोज्यों में निर्देशों के आधार पर एक से अधिक सेटों का निर्माण होता है। सेलमैन और पोस्टमैन ने एक अन्य प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि उद्दीपक निरर्थक शब्द की आवृत्ति जितनी अधिक होती है प्रयोज्य उस पद की पहचान उतनी ही शीघ्र कर लेता है। थर्ड इसमें आएगा आकृति पृष्ठभूमि संबंध पर सेट का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ सेट ऑन फिगर बैकग्राउंड रिलेशन। लीपर ने बोरिंग 1930 द्वारा निर्मित माय वाइफ एंड मदर इन लॉ नामक चित्र की सहायता से सेट से संबंधित एक प्रयोग किया। बोरिंग द्वारा निर्मित इस चित्र में से एक अस्पष्ट आकृति है जिसमें एक युवती और वृद्धा दो चित्र दिखाई देते हैं। लीपर के इस प्रयोग में एक नियंत्रित समूह था जिन्हें आकृति देखकर इसका वर्णन करने संबंधी निर्देश दिए गए। प्रायोगिक समूह में दो उप समूह थे। प्रथम प्रायोगिक उप समूह को निर्देश दिया गया कि एक बूढ़ी स्त्री का चित्र दिखाया जाएगा और दूसरे प्रायोगिक उप समूह को यह निर्देश दिया गया कि एक युवा स्त्री का चित्र दिखाया जाएगा। प्रयोग के परिणाम के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि निर्देशों के आधार पर एक उत्पन्न सेट प्रयोज्य के प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं। स्पष्ट है कि प्रयोग में निर्देश आकृति और पृष्ठभूमि के संबंध में, अतः यह कहा जा सकता है कि निर्देश के आधार पर निर्मित सेट आकृति और पृष्ठभूमि के संबंध में प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है। ब्रूनर और उनके साथियों ने आकृति के रंग के प्रत्यक्षीकरण पर सेट से प्रभाव का अध्ययन किया और अध्ययन परिणामों से यह निष्कर्ष निकाला कि आकृति के रंग के संबंध में निर्मित सेट रंग प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है। सेट का प्रत्यक्षीकरण पर प्रभाव अनेक ढंगों से प्रभाव पड़ सकता है। सेट के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है सेट के प्रत्यक्षीकरण के 4 प्रकार फंक्शन होते हैं। फर्स्ट आएगा इसमें सेट की उपस्थिति में प्रत्यक्षीकरण में अन्य क्रियाओं की संख्या सीमित हो जाती है। सेकंड में आएगा सेट की उपस्थिति में प्राणी की सक्रियता बढ़ जाती है। थर्ड है सेट प्रत्यक्षीकरण को एक निश्चित दिशा ही नहीं प्रदान करती बल्कि सेट की उपस्थिति में प्रत्यक्षीकरण में चयनात्मकता देखी जाती है। फोर्थ इसमें आएगा सेट की उपस्थिति में सेट से संबंधित परिस्थितियों में प्राणी की अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त इसके जो नेक्स्ट पॉइंट हैं उनकी बात हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे जो कि इसका 4th पार्ट होगा। और अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो, आपको अगर थियोरेटिकल नॉलेज में इंटरेस्ट है तो ये वाले चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगे परसेप्शन और बाकी सब चीज़ों को समझने के लिए कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। इसके अलावा मैं इस चैनल पे प्रैक्टिकल फॉर्म में भी एग्जाम्पल के साथ सॉल्यूशन के साथ चीज़ें डालती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।